हमारे बीच में श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, जो पूर्व राज्यपाल उत्तराखंड हैं, वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। हमारे पंजाब प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री मनोहर कालिया जी, पूर्व मंत्री पंजाब सरकार, उपस्थित सभी अन्य पार्टी के साथ हमारे जो पदाधिकारीगण हैं, पूर्व में मंत्री जी रहे हैं, उपस्थित सभी पत्रकार, छायाकार, मित्रों, भाइयों बहनों, आज का विषय जैसे हमको मालूम है कि 16 और 17 अप्रैल देश की जो सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में देश की 50% आबादी के साथ जो वहां अन्याय हुआ और जिनकी जिम्मेवारी उस अन्याय करने की है, उस विषय को आपके सामने उजागर करना है। हम जैसा देखते हैं कि देश में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है हर क्षेत्र में, चाहे हमारी महिलाएं विज्ञान क्षेत्र में हो, न्यायालय में हो, टेक्नोलॉजी में हो, कृषि में हो, व्यापार में हो, उद्योग में हो, आर्किटेक्ट हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, अध्यापन हो। इनकमिंग कॉल फ्रॉम चाचा। बहुत पहले से चल रही है, आज से नहीं चल रही है, लेकिन वर्षों कांग्रेस ने अपने शासन में इस चीज को कभी पूरा करने के लिए किसी न किसी कारण से वो पीछे हटते रहे। और जब कभी भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेताओं ने चीजों को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया, उस समय भी कोई ना कोई अड़चनें डालते रहे। इतिहास में अगर जाते हैं तो 1971 से 74 तक जो शुरुआती सबसे पहल हुई टुवर्ड्स इक्वलिटी, ये रिपोर्ट जिसमें महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा ये बहुत प्रमुख रूप से उठाया गया। 1989-83 में एक काम तो हुआ कि पंचायती राज में 33% की भागीदारी ये महिलाओं के लिए सुनिश्चित की गई। उसमें बहुत से प्रदेशों ने भी आगे बढ़कर के कहीं कहीं तो इसको 50% तक भी लेकर के आए। उसी क्रम में ये काम हमारे देश की पंचायत, सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा या फिर प्रदेशों की विधानसभाओं में जनप्रतिनिधि के नाते से इसको लागू कराया जाए, इसके लिए भी पहला प्रयास 1996 में एच.डी. देवगौड़ा सरकार के अंदर 11वीं लोकसभा में जो 81वां संशोधन विधेयक पेश किया गया, लेकिन इसको बाद में कुछ दलों के विरोध के कारण से इसको अब संयुक्त समिति जो लोकसभा की ओर से भेजा गया और बाद में वो सरकार गिर गई और उसके बाद उस पर आगे काम नहीं बढ़ा। 98 से 2003 में आदरणीय वाजपेयी जी के समय में भी 4 बार ये बिल पेश किया गया, लेकिन चारों बार विपक्ष ने कोई ना कोई बहाना उस समय बनाया और इस बिल को पारित नहीं होने दिया। 2010 में यूपीए सरकार के समय भी मनमोहन सिंह की जो सरकार थी, तब भी 9 मार्च 2010 को बहुत भारी हंगामे के बीच राज्यसभा में बिल पास हुआ, लेकिन लोकसभा में पेश ही नहीं हो पाया क्योंकि 15वीं लोकसभा उसको भंग कर दिया गया। उसके बाद 2023 में पहली बार जब मोदी जी की सरकार में ये आया और उस समय नारी शक्ति वंदना अधिनियम सितंबर 2023 विशेष सत्र में संसद के जो दोनों सदनों को 128वें संशोधन के बिल के रूप में इसको पेश किया गया और इसको पारित किया गया। लेकिन उसके अंदर जो कमियां थी, उन कमियों को बाद में जब ध्यान आया कि ये चीज वायदा जो हमने किया था इसको जल्दी से जल्दी पारित कराएंगे, पारित करा करके इसको 2029 में होने वाले चुनाव के अंदर इसको लागू किया जाएगा। लेकिन 2 चीजें उसके अंदर करनी जरूरी थी जो एक्ट में लिखा गया था, एक तो सेंसस और दूसरा डिलिमिटेशन। सेंसस और डिलिमिटेशन 2029 से पहले हो जाएगा और हम 2029 को लागू कर देंगे, लेकिन समय के हिसाब से, काल के हिसाब से क्यों करा सकते हैं। लेकिन अब आकर के विपक्ष ने जिस प्रकार का एक घिनौना खेल खेला और इसमें से ये जो 31वां संशोधन था और इसको उन्होंने और लोकसभा में पास नहीं होने दिया और इसको गिरा दिया। भले ही लोकसभा में हमारा पूर्ण बहुमत तो है,
बहुमत से पेश तो हो सकता है, लेकिन संविधान संशोधन को पास कराने के लिए 2/3 मेजोरिटी आवश्यक होती है। 2/3 मेजोरिटी हमारी नहीं है। हमें लगा कि महिलाओं के प्रति सबको एक अपना भरोसा प्रकट करना चाहिए कि महिलाओं की भागीदारी को जल्दी से जल्दी लाया जाए। इस विश्वास के साथ आगे बढ़े थे, लेकिन उन्होंने विश्वासघात किया। न केवल हमारे विश्वास पर, बल्कि देश की आधी आबादी 50% महिलाओं के खिलाफ भी जो उनका अविश्वास और खट्टर जी ने आपको ये आरक्षण बिल क्या था इसकी पूरी जानकारी दी। उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि जब ये बिल नारी अभिनंदन बंधन 2023 बिल संसद में पेश हुआ 16 तारीख को और 17 को जब इसकी मत पड़ने थे, तो जो हमारी विरोधी पार्टियां हैं उसमें चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे अन्य जो भी हो, उन्होंने सबने मिलके, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सबने मिलके जो देश की आधी आबादी है महिलाएं, उनके इस अधिनियम को गिरा दिया। ये इतना बड़ा अपमान है महिलाओं का। महिलाएं सब कुछ सह लेती हैं, लेकिन अपना अपमान नहीं सहेंगी वो, और इसका आक्रोश इन्हें आगामी चुनावों में भोगना पड़ेगा। महिला महिला होती है। हमारे प्रधानमंत्री जी की नीयत साफ है। अगर नीयत साफ नहीं होती तो महिलाओं के लिए शौचालय क्यों बनवाते, वो महिलाओं के लिए उज्ज्वला गैस योजना क्यों लेके आते, वो महिलाओं के लिए विद्युत निःशुल्क विद्युत योजना क्यों लेके आते, वो महिलाओं के लिए आयुष्मान कार्ड क्यों बनवाते। क्या उन्होंने ये सोचा था कि ये हमें वोट देंगी? वो केवल अभी जो हर घर को नल की जो व्यवस्था की है वो महिलाओं के लिए की है, जिससे उनका समय बचे, उन्हें दूर पानी लेने नहीं जाना पड़े। उनको गैस सिलेंडर निःशुल्क इसलिए दिए जाते हैं कि वो अब जंगलों में जाके लकड़ी काट के नहीं लाए, अपने घर पर अपनी गैस जलाएं और भोजन बनाएं, जिससे उनकी आंखें भी ठीक रहे और फेफड़े भी ठीक रहे। अनेक ऐसे कार्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने किए और इसी के चलते वो ये अधिनियम बंधन बिल लेके आए, केवल क्योंकि उनकी नीयत साफ थी। वो चाहते थे कि आधी आबादी को उनका हक मिले, लेकिन इन पार्टियों ने मिलके उस हक को उनसे छीना है, और इस हक को छीनने के कारण जो आगामी जो भी चुनाव होंगे उनमें ये सब महिलाएं उन्हें जवाब देंगी। लोकसभा का एक सांसद, उसकी भी एक सीमा है, कितने एरिया में घूमेगा, कहाँ जाएगा। छोटी भी है, 5 लाख 6 लाख की भी है, लेकिन ये डिलिमिटेशन होती है उस समय ही सीटें बढ़ाने का काम, एक आदर्श प्रपोर्शन तय करने का काम ये इसी में होता है। उसी में सब लेकर के आया कि हम 850 सीटों की पार्लियामेंट यानी लोकसभा, इसकी रचना करने के लिए प्रावधान आया है, जिसमें से 815 राज्यों में होगी और 35 जो हैं वो यूनियन टेरिटरीज के अंदर होगी। वैसे 850 सीटें की जाए, उससे पहले भी 1976 में बढ़ाई गई, उससे पहले और भी कम थी, जगदीश आजाद जो काफी कम थी, लेकिन उस 550 को बढ़ा करके इसको 850 किया जाए। 550 में हमारे यहाँ भी 2 राय थी, आखिर में ये आया कि जाति गणना में कोई आपत्ति करने में आपत्ति नहीं है, उसको कराएंगे, तो जाति गणना चल रही है। तो विपक्ष के लोग कब कौन सा विरोध खड़ा करते हैं लोकतंत्र में, उनको